सी एस एग्जीक्यूटिव आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक है। ये इतनी टफ है कि ICSI कभी भी बोथ मॉड्यूल के पासिंग परसेंटेज शेयर ही नहीं करता। ICSI बोलेगा मॉड्यूल 1 में 12% बच्चे पास हुए, मॉड्यूल 2 में 8% बच्चे पास हुए, बट बोथ मॉड्यूल का कभी भी ICSI पासिंग परसेंटेज शेयर ही नहीं करता, क्योंकि वो नंबर बहुत ही कम है एंड बहुत ही डिस्करेजिंग है। इवन कुछ बच्चों को CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल से भी ज़्यादा टफ लगता है। वेर अगर हम स्टैट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे रजिस्टर हुए फॉर CSAT टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। अभी CSAT का पासिंग परसेंटेज 60% है, 50 to 60%। हम ऑप्टिमिस्टिक नंबर लेते हैं कि 60% बच्चे पास हो जाएंगे। 1000 का 60% विल बी 600। अब 600 विल अपियर फॉर CS एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव का हम पासिंग परसेंटेज 15% ले लेते हैं। नाउ 600 का 15% विल बी 90 स्टूडेंट्स। अब 90 स्टूडेंट्स अपियर करेंगे प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, एंड प्रोफेशनल का पासिंग परसेंटेज अगेन हम एक ऑप्टिमिस्टिक नंबर लेते हैं 15 to 20%, 20% पकड़ के चलेंगे, तो 90 का 20% विल बी 18। तो आप देखोगे 1000 बच्चों में से सिर्फ 18 से 20 बच्चे ही, और ये भी हमने ऑप्टिमिस्टिक नंबर लिया है, वरना पासिंग परसेंटेज 18, 20 इनसे बहुत कम रहता है, राइट। 15, 10, कभी कभार तो मैंने सिंगल डिजिट में भी पासिंग परसेंटेज देखा है ICSI का। तो 1000 बच्चों में से सिर्फ 18 या 20 बच्चे ही कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। दैट्स वाई इंडिया में सिर्फ 60 से 70 हज़ार कंपनी सेक्रेटरी, 140 करोड़ का देश है, और CS सिर्फ 60-70 हज़ार। सो यू कैन नो कि एग्ज़ाम कितनी टफ है। आपको फ्रॉम डे 1 सीरियस होना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं CSAT के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं कंपनी सेक्रेटरी बन के रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि CS एग्जीक्यूटिव को हम किस तरह से ईजिली पास आउट कर ले, किस तरह से कुछ क्या ट्रिक्स है, क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि एक बच्चे को मदद करते हैं टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव। ये वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, ओके। CS एग्जीक्यूटिव में ना बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मतलब ICSI आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको हर चीज़ की एक एक्सपर्टीज़ नॉलेज होने को ना, वो सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी कंसेप्ट पे आपको मिनिमम 5 से 6 लाइन लिखते आने को ना। मतलब वो एक्सपर्टीज़ नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एकदम एक्सपर्टीज़ नॉलेज होंगी अबाउट कोई भी कंसेप्ट। वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा इन प्रोफेशनल इंटर्नशिप में वो आपको एक्सपर्टीज़ नॉलेज अपने आप आ जाएंगी। वेरएज CS एग्जीक्यूटिव में आपको सिर्फ कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी कंपनी लॉ का, सिक्योरिटीज़ लॉ का, इनकम टैक्स का, GST का, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, कोई भी कंसेप्ट का, वो सिर्फ आपको ICSI एक्सपेक्ट करता है कि आपको सिर्फ उसमें मिनिमम 5 से 6 लाइन लिखते आने को होना ईजिली, क्योंकि इतना सारा वास्ट कंसेप्ट है। अगर आप डीप में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, तो वो और भी हार्ड होते जाएगा। तो ICSI क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। आपको क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट को इतना डीप में मत पढ़ो, क्योंकि 1000 चीज़ें आपको और भी कवर करनी है। तो यू हैव टू प्ले स्मार्ट। आपको क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट पे मेरे को 5 से 6 लाइन बोलते आएंगी, 5 से 6 लाइन अपने मन से लिखते आएंगी, दैट्स इट। 1000 चीज़ें पढ़नी है, तो हर चीज़ को एकदम डीप में मत जाओ। वो आप प्रोफेशनल में अपने आप करोगे, इंटर्नशिप में आप अपने आप प्रैक्टिकली उसे सीखोगे। वेयर एज एग्जीक्यूटिव में आपको सिर्फ हाँ, मुझे इसका भी थोड़ा सा पता है, EBCL में जितने भी लॉ, SBC, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ, मुझे हर चीज़ का थोड़ा फ्यूचर ऑप्शन का आइडिया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे थोड़ा हेजिंग का, ये वर्ड्स मेरे को इस पे 5 से 6 लाइन मिनिमम लिखते आएंगी। CS एग्जीक्यूटिव में बस इतना ही चाहिए। वास्ट सिलेबस है, इसे देख के डर मत जाओ, क्योंकि आपको हर कंसेप्ट को सिर्फ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस लेके आना कि मिनिमम लेवल में ये कंसेप्ट कोई भी वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल हेजिंग वर्ड आ गया, तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा हेजिंग क्या रहता है, इससे डर मत जाना। वर्ड एकदम साउंड ऐसा करेगा कि हाँ बाप रे, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा वर्ड लगेगा, बट बहुत ही ईजी रहते हैं। अगर आप कंसेप्ट में जाओगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को ऊपर से समझ लोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो टिप क्या है, आपको वास्ट सिलेबस है तो हमेशा हर चीज़ को ऊपर से मिनिमम उस कंसेप्ट के बारे में सिर्फ 5 से 6 लाइन लिखते आने को ना, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, ओके। नाउ अनदर पॉइंट, फर्स्ट अटेम्प्ट ही गोल्डन अटेम्प्ट रहेगा, ये बात लिख के ले लो। अगर आप जितनी प्रोबेबिलिटी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की रहेगी ना, उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी सेकंड अटेम्प्ट में नहीं रहेगी। सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके पास मतलब वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं रहेगा, अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, आप हर चीज़ से निगेटिव, मतलब सेकंड लेवल में
वर्ल्ड चाहेगा, कायनात चाहेगी कि आप फेल रहो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होगी। फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स कुछ आ जाएंगे, आपकी अभी उतनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं रहेगी, आपको आपका वो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा क्योंकि आपने पहली बार फेल देखा है। तो सेकंड अटेम्प्ट हमेशा हार्ड रहेगा, थर्ड अटेम्प्ट उससे भी हार्ड रहेगा, फोर्थ अटेम्प्ट उससे भी हार्ड रहेगा, और फेलियर की स्ट्रीक चालू हो जाएगी। आप सोचो कैसे कि अब कोई बच्चा 5-5, 6-6, 8-8 अटेम्प्ट तक, मेजोरिटी बच्चे ऐसे फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकाला। देखो जितने भी बच्चे पास होते हैं ना, जो भी चंक ऑफ बच्चे पास होते हैं ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट रहता है। क्योंकि आपने अभी सिलेबस ताज़ा ताज़ा आपके टीचर से पढ़ा रहेगा, आपकी चीज़ें, कंसेप्ट्स आपके दिमाग में रिटेन रहते हैं, एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपने कभी भी फेलियर का मुंह नहीं देखा है, तो आपको वो फेलियर की वो पता नहीं है कि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, राइट। आपने कभी खुद को फेल एज अ फेलियर कभी देखा नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में जाते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला, आई बेट सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट कब लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मेजोरिटी ऑफ बच्चों के साथ यही होता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट को एकदम लाइटली लेते हैं एंड देन दे पे फॉर इट। आईसीएसआई, अगर आप हम्बल एटीट्यूड से नहीं आओगे, आईसीएसआई विल मेक यू हम्बल। स्टॉक मार्केट की तरह वो आपको हम्बल कर ही देगा आईसीएसआई, राइट। तो मैं चाहता हूँ अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2024 में, समझ लेना वही आपका लास्ट अटेम्प्ट है। अगर उसमें आप फेल हुए तो मैं बेट लेता हूँ सेकंड अटेम्प्ट में आपकी प्रिपरेशन बहुत टफ हो जाएगी। सोसाइटी की तरफ से प्रेशर रहेगा, पेरेंटल प्रेशर रहेगा, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अमेंडमेंट्स वगैरह हज़ारें चीज़ें अगेंस्ट में जाएगी। वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज़ें आपके फेवर में रहती है, बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क पुट करना पड़ता है टू क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो टिप अगेन ये नेक्स्ट टिप है कि फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट रहता है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप बहुत लकी हो, कोशिश करो, हार्डवर्क करो इसे निकालने की, ओके। सेकंड अटेम्प्ट से वो लॉ ऑफ लूजिंग स्ट्रीक चालू हो जाएंगी, आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट ये टफ होते जाता है। ऐसा नहीं कि सेकंड अटेम्प्ट विल बी इजी क्योंकि मेरे को 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कभी भी नहीं। वो 6 महीने और टफ हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट 6 महीने और अगर फेल हो गए तो वो और टफ हो जाते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को 6 महीने का और एक्सटेंडेड टाइम मिल गया, नाउ एग्जाम विल बी मच ईजियर। नहीं, बहुत टफ हो जाएंगे एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी में निकाल लो, ओके। नेक्स्ट एग्जामिनेशन टिप है, आपको एग्ज़ाम में क्वांटिटी नहीं लिख के आना है, क्वालिटी लिख के आना है। कोई चीज़ का आंसर अगर 3-4 लाइन में ख़त्म हो रहा है, इट्स ओके, नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। ऐसा मत सोचना उसको बढ़ाओ मत, जानबूझ के उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये लिखो मत, इट्स ओके। अगर वो आपको पता है ना, अगर वो 4 लाइन का आंसर है, मॉड्यूल में उसके बारे में सिर्फ 4 लाइन में एक्सप्लेन किया है, 4 लाइन लिख दो, आपको 4 लाइन पे भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे, आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, राइट। उसको जानबूझ के बढ़ाओ मत। तो क्वालिटी मैटर करेगा क्वांटिटी से, बीकॉम की तरह भर के मत लिख के आना, ओके। एंड एग्जामिनेशन की एक और टिप कि कॉन्फिडेंस से जाना एग्जामिनेशन में, एकदम जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंस है, ओके। अनदर टिप कि अगर 2 ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं हो रही है ना, तो एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो, राइट। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ग्रुप साथ में दो, ईगो मत लेके आओ, राइट। कोशिश करो कि अगर आपकी नई हुई है प्रिपरेशन तो उस सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट करो, और वो भी स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं, यू नो योर कैपेबिलिटीज़, राइट। किसी के मोटिवेट करने से दोनों ग्रुप मत देके आओ, राइट। अगर आपने इस बार फॉर एग्जांपल आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है और आप दोनों ग्रुप के लिए जाते हो, तो होगा क्या, फिर आप नेक्स्ट बार सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको क्या लगेगा, यार इस बार मैंने दोनों ग्रुप दिए और आप फेल हो गए, तो आप नेक्स्ट बार आप चाह के भी सिंगल ग्रुप पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार अभी मैं ये सिंगल ग्रुप कैसे दे पाऊंगा, राइट। तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। तो मैं चाहता हूँ अगर स्टार्टिंग में आपको लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं एक ही ग्रुप के लिए अपेयर करूँगा। मैंने ऐसे बच्चे बहुत सारे देखे जिन्होंने एक ग्रुप करके क्लियर किया है, और वो उन बच्चों से जल्दी सीएस बन गए जो 2-2 ग्रुप करके दे रहे थे। 2-2 ग्रुप वाले बच्चों के अंदर ईगो बहुत बड़ा था। हमेशा आपका ईगो साइड में रख के चलो, आगे जाके आप कॉर्पोरेट में जाओगे, कॉर्पोरेट में ईगो वगैरह कुछ काम नहीं करता है। तो आप अभी 18-19 साल के हो, आई थिंक मुझे पता है आप में वो ईगो रहेगा, वो जवानी रहेगी, बट कोशिश करो, अगर आपको पता है कि हाँ मैं एक ग्रुप करके दूंगा, मैं बोलता हूँ कि आपका कोई टाइम नहीं जाएगा, उल्टा आप आपका टाइम सेव कर लोगे। आपको लगेगा एक ग्रुप, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगला ग्रुप, मेरे 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। नहीं, आप उल्टा को बचा लोगे। करना है आपको, क्या करना है, सिंगल ग्रुप करके देना है। अगर आपको लगता है मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, जस्ट बिकॉज कोई
आपको मोटिवेशन दे रहा है और बोल रहा है नहीं नहीं दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट कर, नहीं इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर सिंगल ग्रुप और एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, टेंशन मतलब बहुत अच्छी खासी उम्र पड़ी है, राइट। 6 महीने बचाने के चक्कर में आप साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करोगे, फॉर श्योर आप फेल रहोगे। फिर आप जून में, फॉर एग्जांपल दिसंबर फेल हुए, फिर आप जून में सोचोगे कि अभी यार सिंगल ग्रुप क्यों ही दूँ, राइट। इस बार मैंने दोनों ग्रुप दिए, थोड़े मार्क्स से ही फेल हुआ, वापस दोनों ग्रुप देता हूँ और आप वापस फेल हो गए, राइट। फिर आप अगेन फिर जाके 2-3 अटेम्प्ट के बाद आप एक ही ग्रुप पे फोकस करोगे और पास होगे। इससे अच्छा स्टार्टिंग से ही सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो, जितना हो सके एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो और उसे पास करो, अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। टाइम बचाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम गवा मत देना। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको 40 से 50 मार्कशीट देखनी है। मैं मार्कशीट बोल रहा हूँ, आंसर शीट नहीं है, मार्कशीट। इससे क्या होगा, जब आप 40 से 50 मार्कशीट देखोगे ना तो आपको पैटर्न पता चलेगा, जितने भी बच्चे पास हुए ना उनके आपको मार्क्स से एक पैटर्न पता चलेगा कि ICSI कैसे बच्चों को मार्क्स अलॉट कर रहा है, कैसे पास कर रहे हैं। तो आप जो भी जितने भी बच्चे पास होंगे ना उसमें एक आप पैटर्न देखोगे कि बच्चे पास कैसे हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे, ग्रुप 1 की 60 40 40 60, फॉर एग्जाम्पल 60 40 50 50 मीन्स 200 मार्क्स चाहिए। मैंने क्या बोला, 60 60 40 40 या फिर 60 40 50 50, मतलब जो भी जितने भी बच्चे पास हुए ना वो एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ेंगे, 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसा पकड़ेंगे जिसके लिए वो एम करेंगे। और ये सबकॉन्शियस होता है, वो ये सब प्रिपेयर नहीं करते। जो भी बच्चे पास हो जाते हैं ना वो सबकॉन्शियसली ऐसा करते हैं। उनका 4 में से एक सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जिसमें वो सबकॉन्शियसली एम करेंगे एग्जाम्शन से, 1 से 2 सब्जेक्ट, राइट। और बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए वो एवरेज प्रिपेयर करेंगे। अगर आप क्या करोगे, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, तो आप फेल होगे पक्का। क्योंकि देखना, अगर आप 40 से 50 मार्कशीट देखोगे ना तो आप ऐसे बच्चे बहुत कम रहेंगे जिसको 52 52 48 48 ऐसे मिले होंगे, राइट। मतलब 50 50 50 50 ऐसे बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे। बट आपको कैसे बच्चे मिलेंगे, जिसको एक में 62 थे और एक में आपको 40 रहे, 62 40, मतलब एक में एग्जाम्शन और एक सब्जेक्ट की उसने एकदम एवरेज प्रिपेयर की, भाई 40 भी मिल गए, पास हो जाऊंगा। 60 40 यहाँ पे 100 हो गए। और बाकी दो कैसे करेगा, एवरेज प्रिपेयर करेगा कि 50 50 भी मिल गए तो भी मैं पास हो जाऊँ, राइट। थोड़ा सा माइंड गेम करना है, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना है। 50 50 50 50 करोगे ना, दैट मीन्स आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया है, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप हर सब्जेक्ट में अच्छे कैसे, आपको कोई तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा जिसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके 60 लेके आओ, राइट। फॉर एग्जांपल JIGL हो गया, वो स्कोरिंग है, FMSM हो गया, वो स्कोरिंग है, सिक्योरिटीज़ लॉ, EBCL SBC, कोई स्कोरिंग, ये स्कोरिंग है, ये एवरेज है। बट अगर आप हार्डवर्क करोगे तो इसको भी आप स्कोरिंग 60+ लेके जा सकते हो। तो आपको आपके ग्रुप में एक ऐसा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें आप फॉर श्योर एग्जाम्शन स्कोर करोगे। 2 आइडेंटिफाई करो, ताकि बाई चांस अगर एक में ICSI अगर हार्ड पेपर निकालता है तो सेकंड में आप एग्जाम्शन लेके आओ। तो 60 50 50 40 और चारों में इक्वल प्रिपरेशन मत करो। 4 सब्जेक्ट में से एक में से आप छोड़ दो। फॉर एग्जांपल जिसमें टफ चेकिंग होती है छोड़ दो, मीन्स उसमें कि भाई हाँ इसमें 40 भी आ जाएंगे तो भी ठीक है। देखो 100 में से अगर आपने क्लासेस अटेंड किए तो आप बिना प्रिपेयर करके भी जाओगे ना तो 15 से 20 मार्क आप आराम से लेके जाओगे बिना प्रिपरेशन के। आपको कितना प्रिपेयर करना है, सिर्फ 20 मार्क का मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, 40। बट कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है, राइट, और जिसमें मेरा मन लगता है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं 60 लेके आऊँ। और अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो जो आप बोरिंग है, जिसमें आपका मन नहीं लगता, उसमें आपको नेगेटिव थॉट आएंगे। बट एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसमें आप अच्छा टाइम दोगे, उसमें आप स्कोर भी अच्छे से कर लोगे। और इसमें जिसमें आपका मन नहीं लगता, मन मतलब जो टफ है, टफ टू स्कोर है, राइट, उसमें 40 लेके आओ। बट जिसमें अच्छा स्कोरिंग है, फॉर एग्जांपल FMSM JIGL, इसमें 60 अटेम्प्ट करो, 60 लेके आओ। 60 40 ये बैलेंस आउट हो गए। 50 50 50 50 जो भी एवरेज सब्जेक्ट है उसमें एवरेज मेहनत करके 50 50। तो आप कम से कम 50 से 60 मार्कशीट, देखो ये मार्कशीट मिलेगी कहाँ से, थोड़े मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट यहाँ पे। और थोड़े आप क्या करना, कोई भी ग्रुप में चल जाओ, जो भी पुराने सीनियर्स के ग्रुप होंगे ना उसमें बच्चों ने मार्कशीट अपनी भेजी रहती है तो वो डाउनलोड करके देख लेना। ये मार्कशीट की टिप से आप ये समझ लेना, इस वीडियो का यही वन ऑफ द मेन पार्ट था, मार्कशीट वाला। यही मैंने एक्स्ट्रा बताया होगा अपनी इतने साल के एक्सपीरियंस से कि बच्चे ऐसे ही पास हो रहे हैं, यही पैटर्न से बच्चे पास हो रहे हैं। अगर 3 ग्रुप है, कोई ग्रुप में 3 ही सब्जेक्ट है तो 60 40
और एक में सिर्फ 50 लेके आना है। अगर आप एम करोगे 50 50 50, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो 50 50 50 करके पास हुए, क्योंकि हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस का मॉड्यूल 2, उसमें आप ऐसा एम ही नहीं कर सकते 50 50 50। फॉर एग्जांपल आरसीडी में आप 40 का 50 ला ही नहीं पाओगे, और सीआरआई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 55 60 भी ला सकते हो, 65 भी ला सकते हो। तो इन्हें बैलेंस आउट करो, बीच में रहा डी में आप आराम से 50 स्कोर कर सकते हो। तो 60 40 50 ऐसी करके 3 सब्जेक्ट रहे तो 4 रहे तो 60 40 और बीच में 50 50, राइट। ये समझ लेना, यही इस वीडियो का क्रक्स था। ओके, इस पर ध्यान दो, जितने हो सके उतने मार्कशीट देखो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, देखो कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दो। जैसे क्लासेस ख़त्म हो जाती है, सेल्फ स्टडी 3 से 4 महीने आपके हाथ में रह गए, सेल्फ स्टडी करो, जितनी हो सके उतनी सिटिंग दो। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट के 30 to 45 डेज मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन के। लास्ट के 30 to 45 डेज एक बच्चा है जिसने अपनी बेस्ट पढ़ाई की, 13 से 14 घंटे सिटिंग दी, स्टार्टिंग के 8 से 9 महीने 13 से 14 घंटा सिटिंग दी, क्लासेस सारी अटेंड की, एक भी दिन ऑफ नहीं लिया, राइट। कोई दिन मिस नहीं किया, संडे को भी पढ़ाई की, और स्टार्टिंग के 8 महीने उसने फॉर एग्जाम्पल अपनी बेस्ट मेहनत की। बट लास्ट के 30 to 45 डेज वो बीमार पड़ गया, या कोई फैमिली फंक्शन में चला गया, या फिर उसकी इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। मैं बोल रहा हूँ इसके चांसेस फेल होने के बहुत ज़्यादा है। वेरेज सेकंड बच्चा है जिसने स्टार्टिंग के 8 महीने एवरेज पढ़ाई की, मतलब सिर्फ क्लासेस अटेंड की, थोड़े से नोट्स बना लिए, कभी एक 2 घंटा पढ़ लिया। बट लास्ट के 30 to 45 डेज इसने अपने 14 आवर्स की सिटिंग, 16 घंटे की सिटिंग्स दिए। ओके, लास्ट के 30 to 45 डेज में इसके पास होने के चांसेस वो पहले वाले बच्चे से ज़्यादा है। आप समझे मेरा पॉइंट। लास्ट के 30 to 45 डेज बहुत क्रूशियल है, उसमें बीमार मत पड़ना, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड मत करना, सोशल मीडिया मत देखना ज़्यादा, सोशल मीडिया सारे अनइंस्टॉल कर देना। लास्ट में गिव अप मत करना। आपको लगेगा कि मैं गिव अप कर दूं क्योंकि पास नहीं होऊंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा, ये सारे थॉट्स आते हैं। लास्ट वाले डेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको गिव अप नहीं करना है। वो लास्ट वाले 30 to 45 डेज़ में आपने एकदम अच्छे माइंडसेट से पढ़ाई कर ली, आप एग्ज़ाम CS एग्जीक्यूटिव आराम से क्लियर कर दोगे। ओके, सो एज आई सेड, लास्ट के 30 to 45 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 8 से 9 महीने का वेटेज और लास्ट के 30 to 45 डेज़ का वेटेज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला एवरेज पढ़ाई भी की होंगी, बट लास्ट में अगर आप 4th गियर 5th गियर में गाड़ी खींचोगे, 13 से 14 घंटे की सिटिंग दोगे, आपके पासिंग परसेंटेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, पास होने के एग्ज़ाम में CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कितने घंटे बैठे, कितने घंटे की सिटिंग्स दें। देखो, इसमें मैं बोलूँगा जितना हो सके उतना, 13-14 घंटे ये आपका एटलीस्ट इतनी तो दो। मतलब आप, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दो, बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इट विल मेक यू अ बेटर मैन और वुमन। मतलब ये आपको मोर डिसिप्लिन करेगा। लाइक ये फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप में कभी कभार आपको 10 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ गया, 11 बजे तक, तो आप ऐसा थकोगे नहीं, राइट। ये आपको मोर मतलब हार्डवर्क के प्रति ऐसा एक इरिटेशन पैदा नहीं करेगा। ये आपको ऐसा लगेगा, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आ गया, राइट, एनुअल रिपोर्ट वगैरह बनानी होगी जिसमें आपको घंटे घंटे तक उसी एक चीज़ पे देना है, उसी पे टाइम स्पेंड करना है, तो आपके दिमाग को इरिटेशन नहीं होगा, बल्कि क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव में आपने इतनी मेहनत की है, तो आप आर्टिकलशिप पीरियड में, इवन जॉब के टाइम पे, कॉर्पोरेट में अच्छे से सर्वाइव करोगे। नॉट टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव बट टू बिकम अ बेटर मैन, टू गेट मोर डिसिप्लिन। इसलिए आपको 13 से 14 घंटे की सिटिंग ईजिली देनी चाहिए, जस्ट नॉट टू क्लियर एग्जामिनेशन, बट एज आई सेड कि आपको एक अच्छा पर्सन बनने के लिए। ओके, तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सिटिंग दो, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आप ओके, सो ये लास्ट पॉइंट रहेगा इस वीडियो का, लक। मुझे लक के बारे में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको डिमोटिवेट कर देगा कि आपने इतना हार्डवर्क पुट किया है, इन द एंड लक का भी इस एग्जामिनेशन में अच्छा खासा रोल है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने सच में बहुत सारी मेहनत की है, सच में मतलब उसने अच्छी खासी सीटिंग्स दी है, क्लासेस अटेंड की, नोट्स बनाए, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस की, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, बट मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप नंबर देखोगे, स्टैट्स देखोगे इंडिया के, तो वो टफ है, राइट। तो मैं लक के बारे में भी बोलूँगा कि लक भी एक अच्छा खासा रोल इस एग्ज़ामिनेशन में निभाता है।
और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने कम मेहनत की होंगी और आप पास भी हो जाओगे, राइट। तो लकी होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए इस वीडियो में, बट मैं बोलूँगा अगर आपने सचमुच मेहनत की और आप फेल हो जा रहे हो तो आई से एक और अटेम्प्ट दे दो, राइट। क्योंकि लक भी इस एग्जामिनेशन में, अगर जब तक मैं एग्जीक्यूटिव में था ना, मैं खुद बोलता था हार्ड वर्क इज़ एवरीथिंग, बट जैसे मैं प्रोफेशनल में आया मुझे पता चला कि लक का भी पार्ट इस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। ओम लकी कैसे बने भाई, अगर मेरे को पता होता तो, राइट, मतलब उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आप मतलब जितना हो सके जो आपके कंट्रोल में बस वो कीजिए। इन द एंड में बोलूँगा लकी मतलब इस एग्ज़ामिनेशन में लक, हर एग्ज़ामिनेशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में लकी होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। थोड़ा सा यू बिकम वाइज, नाइस, मतलब थोड़ा सा हम्बल, हेल्पफुल, राइट। ये सारी चीज़ें बनोगे तो आई थिंक लक आपके पास आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा जो आपसे कोई छोटी पोजीशन में है, सो आप उनके साथ कितना रिस्पेक्टफुल बिहेव करते हो वगैरह वगैरह, ऑल दैट स्टफ, राइट। ओके, तो होप आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। आपको बहुत कोई भी डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सारे डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। ओके।